है जीवन, जिसको कह रहे हैं गैप, गैप वन फेज। इसके अंदर जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और इसके अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है। किसकी ग्रोथ होती है? मेरी ग्रोथ की बात आए तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। जीवन क्या है मेरा? सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। नेक्स्ट इसके बाद जीवन के बाद आता है मेरा एस फेज। एस फेज होता है मेरा, इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। किसकी सिंथेसिस होती है यहाँ पे? डीएनए की, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। ये भी हम बताएंगे, जो डीएनए का कंटेंट डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तीसरा फेज जो होता है मेरा, तीसरा फेज होता है G2, जिसको गैप 2 कहते हैं। अब एक एक करके इन तीनों फेजेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कि सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरा जो जीवन फेज है, जीवन फेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। माइटोसिस का मतलब यहाँ पे एम फेज़ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एम फेज़ में मेरे माइटोसिस और मियोसिस होता है, ठीक है। लेकिन अभी मेरा हम क्या पढ़ रहे हैं? माइटोसिस पढ़ रहे हैं। मियोसिस अलग हम बाद में हम पढ़ेंगे। तो माइटोसिस जो है यहाँ पे कह रहा है कि जो मेरा जीवन होता है, ठीक है, वो इसको क्या कह रहा है मेरा? इट इज़ द इंटरवल। इंटरवल मतलब गैप होता है किसके बीच का? एम फेज़ के बीच का, मतलब माइटोसिस, और इनिशिएशन मतलब स्टार्टमेंट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये मेरा क्या है, जैसे कि ये मेरा जीवन था, है ना। तो जीवन को क्या कह रही है एनसीईआरटी? इट इज़ द इंटरवल या इट इज़ द गैप बिटवीन द एस फेज, है ना। एस फेज में मेरा क्या होगा यहाँ पे? डीएनए सिंथेसिस होगा ना, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब, या इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जीवन के बाद डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा, तो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और मेरा कहाँ पे यहाँ पे जो एम फेज़ है ना, इसके बाद जीवन से पहले का क्या आ रहा है? ये मेरा पूरा एम फेज़ है और ये एस फेज़ है। तो एस और एम फेज़ के बीच का इंटरवल है ना, ये क्या है? एस और एम के मतलब इनिशिएशन, और यहाँ पे इसके अंदर होगा इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और एम फेज़। तो इन दोनों के बीच का क्या है? बीच का इंटरवल है, गैप है। अब क्या कह रहा है हमसे कि ड्यूरिंग द जीवन फेज़ में क्या होगा? जीवन फेज़ के दौरान द सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, है ना। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है जो सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन होंगी, है ना, 2 टाइप की रिएक्शन होती थी, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा था। तो जितनी भी तरीके की मेरी रिएक्शन होंगी वो सारी होंगी, है ना, वो एक्टिव होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे वो सारी रिएक्शन बंद होंगी, वो सारी की सारी रिएक्शन होंगी। एंड कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा मेरा सेल, क्या करेगा? धीरे 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 बड़ा होगा। किसकी ग्रो होगी? मेरी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। मतलब सेल के अंदर जो मेरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बट डज नॉट रेप्लिकेट, है ना। फिर क्या कह रहा है मेरा? डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। लेकिन जीवन में मेरा डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, है ना। डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होगा? यहाँ पे जो एस फेस है मेरा, इसके बाद जब जीवन के पास मेरा जो एस फेस आएगा, एस फेस जिसको हम सिंथेसिस फेस कहते हैं, ये मार्क होता है, मतलब मार्क द पीरियड, है ना। इसको मार्क किया जाता है वो पीरियड ड्यूरिंग दौरान विच अ डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन, जब डीएनए बनता है और उसकी कॉपी बनती है, टेक प्लेस, है ना। और कह रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। कह रहा है कि जब मेरा सिंथेसिस फेज होता है, मतलब जब ये सेकंड फेज मेरा आता है, तो इसमें क्या करता है मेरा, जब डीएनए की कॉपी बनती है तो डीएनए के अंदर जो डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है ना। लेकिन जो मेरा क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। अगर वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम है तो वो डिप्लॉइड ही रहेगा, ठीक है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज अ 2C, कह रहा है कि अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए हमने उसको 2C से डिनोट करा है, देन इट इंक्रीजेज टू दी 4C, तो वो कितना बढ़ जाएगा मेरा? 4C कंटेंट हो जाएगा मेरा, मतलब 2C से 4C डबल हो गया है। हाउ एवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, है ना। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे कैसे मेरा जो देयर इज़ अ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, मतलब मेरा डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, क्यों? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज द सेंट्रोमेयर नंबर आर सेम, है ना। हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर होते हैं उतने हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे मेरा सेंट्रोमेयर नंबर जो होता है, बिकॉज सेंट्रोमेयर नंबर आर सेम, है ना। सेंट्रोमेयर हमने पढ़ा है न्यूक्लियस सेल यूनिट 5 में कि सेंट्रोमेयर जो मेरा सेंटर में होता है जो कि क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखता है ना। तो ये नहीं, ये इनका नंबर सेम रहता है, इसी वजह से क्रोमोसोम का नंबर भी सेम रहता है। इफ़ द सेल हैड द डिप्लॉइड, मतलब कह रहा है सेल अगर डिप्लॉइड है और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अगर एट अ जीवन में,
है ना, कह रहा है कि इफ़ द सेल है डिप्लॉयड और 2 एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उसके क्रोमोसोम में कितने, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम है एट जीवन में, अगर जीवन में वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, इवन आफ्टर एस फेज, तो एस फेज के बाद, मतलब वो जीवन में अगर डिप्लॉयड सेल है तो एस फेज में आएगी, तो एस फेज के बाद क्या होगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, है ना, 2n के 2n ही रहेंगे, जो सेल का अंदर क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहेगा, है ना। कह रहा है इन एनिमल सेल में ड्यूरिंग द एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है इन द न्यूक्लियस के अंदर, और जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है वो शुरू होता है मेरा साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। अब देखो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जो मेरे एनिमल सेल होते हैं ना, तो जब उनके अंदर जो एस फेज आती है, सेल डिवीजन तो प्लांट और एनिमल सब में होगा ना, यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन स्पेसिफिकली एनिमल सेल की बात की जा रही है कि जब एनिमल सेल में जब एस फेज आता है, तो एस फेज में जो मेरा डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो बिगन, मतलब शुरू होगा कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रियोल होंगे, एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है। जो मेरा एनिमल सेल में सेंट्रियोल होगा वो उसका डुप्लीकेशन का होगा। देखो एस फेज में मेरे कौन कौन सी चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं, एस फेज में मेरा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मेरे एस फेज में चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं, है ना। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, ये दो चीज़ों का डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसिस होती है। तो मेरा यहाँ पे जो डीएनए का डुप्लीकेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और जो होगा वो मेरा कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है। सेंट्रियोल किस में मदद करते हैं, सेल डिवीजन में। ये सेंट्रियोल का हमने पढ़ा है ना कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ में सेंट्रियोल क्या करते हैं, वो सेल डिवीजन में मदद करते हैं, तो साइटोप्लाज्म में उनका डिवीजन होगा। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द G2, है ना, कह रहा है ड्यूरिंग द G2। अब देखो मेरा जीवन फेज है ना, जीवन फेज, फिर एस फेज, फिर मेरा क्या है, G2 फेज। कह रहा है G2 फेज में मेरा क्या होगा, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, है ना, क्योंकि ये जब तीनों फेजेस हो जाएंगी, ये तीनों टोटल मिला के मेरा क्या, इंटरफेज, तो इंटरफेज के बाद क्या आएगा, मेरा एम फेज आएगा, डिवीजन होगा, है ना, सेल का। तो क्या करता है मेरा G2 फेज के अंदर प्रोटीन बनती हैं, और वो प्रोटीन का नाम क्या है, वो लिख लो ट्यूबुलिन प्रोटीन, है ना। ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है, यही ट्यूबुलिन प्रोटीन मेरी क्या बनाएंगी, माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगी, है ना। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन और ये माइक्रोट्यूब्यूल आगे चल के क्या बनाते हैं, मेरे स्पिंडल फाइबर। ये बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों बननी है, G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन इसलिए बननी है क्योंकि इनको माइक्रोट्यूब्यूल बनाना है, और माइक्रोट्यूब्यूल मेरे स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, वही स्पिंडल फाइबर मेरे जा करके क्या करेंगे, काइनेटोकोर से जुड़ करके, और जो मेरे क्रोमेटिड्स होते हैं उनको सेपरेट करेंगे, घसीटेंगे, जिसकी वजह से सेल के अंदर सेल डिवीजन में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये बनता है, इन प्रिपरेशन होता है किसके लिए, माइटोसिस के लिए, है ना। अभी जो मेरा एम फेज हम लोग पढ़ेंगे वो माइटोसिस होगा, ठीक है, सेल डिवीजन। और वाइल दी सेल ग्रोथ का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, मतलब सेल के अंदर जो मेरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है वो बढ़ेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो देखिए समझ ली हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि जो इंटरफेज था वो मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है, G1, S और G2। मेरा जीवन में मोटा मोटा अगर हम देखें तो जीवन में मेरी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिविटी है। और ये देखो सबसे पहले जीवन फेज हम लोगों ने पढ़ा कि जीवन फेज में क्या होता है, ये इंटरवल होता है, एनसीईआरटी ने इसको इंटरवल कहा है, गैप कहा है, किसके बीच का, एम फेज और इनिशिएशन, मतलब शुरुआत ऑफ अ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होना जो शुरू होती है, तो मतलब एस फेज की बात करिए, तो एस फेज और एम फेज के बीच का फेज होता है ना, ये देखा। फिर ड्यूरिंग जीवन फेज में क्या होता है, द सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मतलब उसमें सारी रिएक्शन होंगी और कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, मतलब उसमें साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, है ना। बट डज नॉट रेप्लिकेट इस डीएनए, है ना, और अपने डीएनए को क्या नहीं करेगी, रेप्लिकेट नहीं करेगी। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि हम अब देखो सेल डिवाइड क्यों करती है ना, हमने पढ़ा था कि सेल क्यों डिवाइड करती है, वाई दी सेल डिवाइड, है ना, क्योंकि जीवन में क्या होता है, जीवन में मेरी सेल ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ, ये छोटा सा सेल था, है ना। अब सेल क्यों डिवाइड करती है, जो सेल के अंदर छोटा सा सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है ना, वो क्या करता है, मेरा साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जब मेरे जीवन में सेल एंटर करती है, मतलब उसको सेल डिवीजन करना होता है, तो सेल मेरे जीवन में जैसे गई तो जीवन में क्या होगा, मेरी सेल ग्रोथ होगी, है ना। सेल के अंदर सारी रिएक्शन होगी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, सब सारी रिएक्शन होगी, लेकिन सेल में ग्रोथ होगी, मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, है ना। मतलब क्या होगा, मेरा साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ करेगा, तो धीरे धीरे मेरा साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होगा, मतलब
जो न्यूक्लियस है ना और जो साइटोप्लाज्म का रेशियो था जो पहले था उससे साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से रेशियो बिगड़ जाएगा, है ना, रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा साइटोप्लाज्म को, है ना, उसकी एक्टिविटी को, उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं मेटाबॉलिकली रिएक्शन उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको क्या जो न्यूक्लियस होगा उसको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा। क्यों? टू मेंटेन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि सेल डिवाइड क्यों करती है। सेल डिवाइड इसलिए करती है ताकि वो क्या करे, अपने न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये क्यों सेल डिवाइड क्यों करती है ना। तो जीवन फेज़ में होगा मेरा ग्रोथ फेज़, है ना। देखो सेल ग्रोथ तो कंटिन्यूअसली होती रहेगी, ठीक है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन मेरा एक स्पेसिफिक स्टेज में होगा जिसे हम एस फेज़ सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करेगी और मेरा सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट करेगा, लेकिन कहाँ, एनिमल सेल में, ठीक है। और मेरा यहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, 2C से 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, है ना। फिर कह रहा है मेरा जो एस फेज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम रहेंगे, अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेंगे आगे चल के। एनिमल सेल में क्या क्या होगा मेरा, जो एनिमल सेल में मेरे जो डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होगा और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन मेरा साइटोप्लाज्म में होगा। G2 में देखो जीवन हो गया, जीवन हो गया, एस हो गया, और G2 में क्या होगा, प्रोटीन बनेगी। कौन कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगी। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों बनेगी, क्योंकि उसको अब इसके बाद एम्फेज आने वाला है, माइटोसिस आने वाला है फॉर सिंथेसिस इन द प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ, मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जब होगी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा एस फेज रेप्लिकेशन डीएनए सिंथेसिस है ना, ये कहाँ हो रहा है मेरा, अकर इन दी न्यूक्लियस, है ना, ऑफ द प्लांट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एनिमल सेल की बात करी थी तो मेरा जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था न्यूक्लियस के, ठीक है, अंदर न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मेरा डीएनए सिंथेसिस होता है एस फेज में रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो अकर्स इन द न्यूक्लियस, है ना, इन द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट। वो कहाँ होता है मेरा, न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट में होता है ना। और क्या कह रहा है मेरा, वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, मतलब जो मेरी सेल ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस होती रहेगी, चाहे जीवन में बात करें, एस में बात करें, G2 में, वो सेल जीवन से एस में आएगी, एस से G2 में आएगी, लेकिन उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है वो होती रहेगी, है ना। ये तो कहा गया है वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस, मतलब सेल उसके अंदर की जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, वो जब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि जो सेल डिवाइड नहीं करेगी, है ना। तभी तो जब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा तब मेरा एम्फेज शुरू होगा, मतलब G2 के बाद मेरी सेल क्या करेगी, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे साइड में जो बॉक्स में मेरे क्वेश्चन दिए हैं वो है, कह रहा है कि हाउ डू प्लांट एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ, कह रहा है कि कैसे मेरे जो पेड़ और जो जानवर होते हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, है ना। तो इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ एंड द सेल डिवीजन, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, हमेशा सेल ग्रोथ, मतलब सेल ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, है ना, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, मतलब सेल रिएक्शन होगी तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, और जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ेगा, जिसकी वजह से सेल डिवीजन होगा, और जब सेल डिवीजन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, मेरी सेल ग्रोथ मतलब होती रहेगी थ्रू द लाइफ, है ना। और फिर क्या कह रहा है मेरा सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है डू ऑल सेल्स, है ना, ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है डू ऑल सेल्स इन प्लांट में, कह रहा है कि जो प्लांट में सारे के सारे सेल डिवाइड ऑल द टाइम, क्या सारे के सारे सेल्स मेरे डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा, ये थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि जो देखिए अब जो मेरे प्लांट के सारे के सारे सेल डिवाइड नहीं करते हैं ना, कुछ सेल्स ही जो मेरे डिवाइड करते हैं, जैसे कि क्या सारे प्लांट के सेल हमेशा डिवाइड करते हैं, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, नो, ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल इन द प्लांट, है ना, मतलब मेरे प्लांट में मेरे 2 तरीके के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। जब मेरे मेरिस्टेमेटिक मतलब जब प्लांट को बड़ा होना होता है, जब ग्रोथ होती है प्लांट में, तो वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो उनके अंदर डिवीजन होता है ना, और जब प्लांट के पार्ट बन जाते हैं, मतलब लीफ बन गई, फ्लावर बन गया, है ना, तो वो परमानेंट हो जाते हैं, मतलब वो परमानेंट टिश्यू में परमानेंट सेल्स होंगे तो उनके अंदर डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ कहाँ होते हैं, प्लांट्स की मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होते हैं, है ना। तो सारे सेल्स में यहाँ पे मेरे इसका जो डिवीजन नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है डू यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो, ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट एंड द एनिमल्स, है ना, कह रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि जो मेरे एनिमल के अंदर, प्लांट में तो अभी हमने देखा कि जो सिर्फ मेरिस्टेमेटिक में होता है, लेकिन कह रहा है हमसे कि एनिमल में भी तुम बता सकते हो कि मेरे सारे के सारे सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, इन एनिमल में जो मेरा स्टेम सेल होता है, मेरा जो इन बोन मैरो में, है ना,
कह रहा है यहाँ पे जो इन एनिमल सेल में, मतलब यहाँ पे जो मेरा कह रहा है कि जो क्या तुम बता सकते हो कि जो एनिमल सेल और जो मेरे प्लांट के सेल हैं वो उनमें कौन से ऐसे सेल है जो हमेशा डिवाइड मतलब करते हैं, है ना, वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। तो एनिमल सेल में वो स्टेम सेल होते हैं इन बोन मेरो के अंदर, और बोन मेरो में एंड इन द प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल, दे आर कंटिन्यू टू डिवाइड, ये हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यू टू डिवाइड मतलब डिवाइड करते रहते हैं। स्टेम सेल्स में जो मेरे बोन मेरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं, और प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, फिर मेरा फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, द नेम, है ना, हमसे अब नेम पूछ रहा है, कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ टिश्यूज हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट। कह रहा है कि जो बड़े बड़े प्लांट है उनके अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि हमेशा डिवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, क्या उसका आप नाम बता सकते हैं और उसकी लोकेशन बता सकते हैं, है ना। तो हाँ, अब देखो इसका आंसर क्या है कि मेरा ये जो मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, यही तो मेरे जो सेल्स होते हैं प्लांट के, ये हमेशा इनके अंदर सेल डिवीजन होता ही रहता है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स को जो है इनकी लोकेशन के हिसाब से तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया। ये जो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर 3 तरीके के, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, ये पोजीशन के बिहाव पे, लोकेशन के बिहाव पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डिवाइड किया गया है ना। फिर हमसे क्या कह रहा है, ये इनके नाम भी हो गए, ठीक है, यही नाम हमसे पूछे थे तो ये हो गए। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, डू एनिमल हैव अ सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। कह रहा है कि एनिमल के पास कोई सिमिलर मेरिस्टेमेटिक, जैसे कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, तो क्या एनिमल में भी ऐसे कोई सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो अभी हमने बताया स्टेम सेल्स, है ना, कि इन एनिमल में दे हैव स्टेम सेल्स, सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू टू डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम सेल्स, देखो हम लोग ने G1 पढ़ लिया, S पढ़ लिया, G2 पढ़ लिया, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। अब कह रहा है कुछ सेल ऐसे होते हैं, सम सेल इन द अडल्ट एनिमल, है ना, डू नॉट अपेयर टू एग्जिबिट डिवीजन, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ सेल्स ऐसे होते हैं अडल्ट एनिमल्स में जो कि डू नॉट अपेयर टू एग्जिबिट, मतलब जो डिवीजन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में हार्ट सेल, है ना। अब देखो भैया, देखो एक चीज़ समझ लो कि जो मेरा सेल डिवीज़न होता है वो हर टाइप के सेल्स में थोड़ी होगा, है ना। जो सेल्स को ग्रोथ करनी होगी, जैसे कि बॉडी के सेल्स हो गए, जो ऐसे सेल्स जिनको ग्रोथ करनी होगी, या मेरा जो सेल डिवीज़न होता है वो इस जगह पे होगा, बेसिकली माइटोटिक, जो मेरा रिपेयरिंग, मतलब जो इंजर्ड सेल को रिपेयर करना हो, है ना, नई सेल्स बनानी हो या सेल की ग्रोथ करनी हो। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स बॉडी के जो जहाँ पे डिवीज़न नहीं होता है ना, जैसे कि हार्ट सेल हो गया, है ना, यहाँ पे मेरा यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिवीजन नहीं होता है ना, यहाँ पे कह रहा है एग्जांपल में। और मेरा क्या हो जाएगा, हार्ट सेल, और क्या कह रहा है, एंड हेयर एंड द नर्व सेल, ठीक है। कह रहा है कि मेरा यहाँ पे हार्ट सेल हो गया, और जो नर्व सेल होते हैं, जो ब्रेन के सेल होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मेरे सेल डिवीजन नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल, जो अडल्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए और जो एनिमल हैं, उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, जैसे कि हार्ट सेल हो गया और नर्व सेल हो गया, ठीक है। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में जो मेरे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एंड मैनी अदर सेल्स, और जो इसके अलावा अदर सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं ओनली ऑसेशनली एज अ नीडेड, मतलब उनको जब ज़रूरत होती है ना, नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ अ इंजरी और सेल डेथ, है ना। अब देखो इस लाइन का इंपॉर्टेंट, इस लाइन की मीनिंग क्या कह रहा है कि अब जब मेरी इसके अलावा, जैसे कि हार्ट सेल और नर्व सेल में ये कुछ ऐसे सेल है जिसमें डिवीजन होता ही नहीं है, और इसके अलावा जो मेरे अदर सेल्स हैं वो कब डिवाइड करेंगी, वो तब डिवाइड करेंगे जब उनको ज़रूरत होगी, है ना। नीडेड का मतलब जब उनको ज़रूरत होगी टू रिप्लेस, मतलब सपोज़ कि बॉडी के पार्ट में कहीं चोट लग गई है, या बॉडी के कोई सेल्स डेड कर गए, है ना, मतलब कोई सेल्स मर चुकी है या फिर कोई सेल्स में चोट लग गई है, तो क्या करना है, वहाँ पे नई सेल्स लानी है ना, वो रिप्लेस करना है, उस जगह को रिप्लेस करना है, उस जगह को ठीक करना है, लॉस्ट, है ना, जो वो क्या हो जाएंगी, रिप्लेस करनी है, रिप्लेस दिस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट, जो लॉस्ट हो चुकी हैं सेल्स, जो ख़राब हो चुकी हैं, जो सेल डेथ हो चुकी हैं, जो इंजर्ड हो गई हैं, उनको रिप्लेस करना है, बदलना है। तो ये ज़रूरत बन गई, है ना, ये नीड हो गई, ये ज़रूरत बन गई, तब मेरे जो अदर सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे, है ना। कह रहा है कि मेरे
कि जो सेल्स डैमेज हो गए उसको रिपेयर करने के लिए डिवीज़न करते हैं, है ना, या डैमेज हो गए या फिर वो डेड हो गए, मर गए। अब जैसे एग्जांपल में जैसे लीवर सेल हो गया और ओरल कैविटी के। अब देखो ओरल कैविटी में बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो हम लोग के माउथ में छाले होते हैं ना, जो हम लोग के माउथ के अंदर छाले हो जाते हैं या माउथ के अंदर रेडनेस वगैरह हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होती है, हम लोग की जो माउथ के ओरल कैविटी मतलब जो माउथ माउथ की बात कर रहे हैं, तो माउथ के अंदर जो छाले हो गए या रेडनेस हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ के सेल्स क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं ना, या बेसिकली डेड हो जाते हैं, इंजर्ड होते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, मेरी सेल डिवीज़न होती है ना, सेल डिवीज़न होगी तब जाकर कि वो मेरे जो एक्ने पॉन्स या रेडनेस वगैरह हो, इचनेस वगैरह होगी, वो थोड़े थोड़े क्या हील होगी, रिपेयर होगी। इस तरीके से लीवर सेल में भी है ना, क्योंकि लीवर हम लोग का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है, वही सारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को ज़्यादा मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है ना। यहाँ के सेल्स अगर थोड़े से इंजर्ड हो गए तो यहाँ पे क्या होनी होती है, सेल डिवीज़न होना होता है। तो समझ में आया कि मेरे सेल डिवीज़न ऐसे सेल्स में, मतलब नर्व सेल हो गया, हार्ट सेल हो गया, यहाँ नहीं होगा, मतलब और यहाँ पे मेरे कहाँ पे होगा, जहाँ नीड होगी, ज़रूरत होगी, ठीक है। दीज सेल्स, अब कह रहे हैं जो ये दीज सेल्स जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं आगे, मतलब आगे सेल डिवीज़न इनको नहीं करना होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, जिनको दोबारा डिवीज़न नहीं करना होता है, वो एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल को। किसको कर जाते हैं, सेल साइकिल को एग्जिट कर जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं, जीवन फेज से निकल करके, क्या चले जाते हैं, जीवन फेज से टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वासिसेंट स्टेज, जीनोड में। कह रहा है कि जब यहाँ पे जब किसी सेल को डिवाइड नहीं करना होता, आगे सेल साइकिल नहीं करनी होती, सेल डिवीज़न नहीं करनी होती है, तो वो एक और स्टेज में चला जाता है, मतलब जीवन से निकल के कहाँ चला जाता है, वो जीनोड में चला जाता है। जीवन से निकल के कहाँ चला जाता है, जीनोड में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है, जैसे कि मेरा जीवन होता है, जीवन ये इंटरफेस होता है मेरा, फिर क्या होता है, ये एम-फेज होता है। तो जीवन एस और G2 है ना, जीवन एस और G2, यहाँ पे जब सेल को सेल साइकिल नहीं करनी होती है ना, जब सेल को मेरी सेल साइकिल नहीं करनी होती, सेल डिवीज़न आगे नहीं करना होता है, तो सेल क्या करता है, इस जीवन से निकल जाता है, मतलब जीवन में जाता है, फिर एस, फिर G2 में, फिर एम में जा कर के वो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। फिर जब अगर उस सेल को डिवाइड नहीं करना है बाद में, तो वो सेल जीवन से निकल के एक और स्टेज होती है जिसमें चला जाता है, जिसको कहते हैं जीनोड। और ये इनएक्टिव स्टेज होती है। इनएक्टिव का मतलब है, इनएक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि सेल के अंदर की कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती है ना, सेल हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है। इस स्टेज में भी जो जीनोड स्टेज होती है, मतलब जो क्वासिसेंट स्टेज जिसको कहते हैं हम, इसके अंदर भी मेरी सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है एग्जिट दी सेल साइकिल, जब सेल साइकिल से निकल जाता है तो वो एक और एक स्टेज में चला जाता है जिसे कहते हैं जीनोड, और ये इनएक्टिव स्टेज होती है। लेकिन यहाँ पे सेल मेरी क्या होती है, जीनोड मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इनएक्टिव इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होती, आप सेल डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन है, जितनी भी मेटाबॉलिकली रिएक्शन है, वो सारी होंगी, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी मेटाबॉलिकली रिएक्शन होती है वो सारी होंगी, बस सेल मेरी डिवाइड नहीं करेगी, इस वजह से इनएक्टिव स्टेज कहा गया है। और उसके बाद क्या कह रहा है मेरा यहाँ पे, कह रहा है कि सेल्स इन दिस स्टेज, मतलब ये जो जीनोड स्टेज होती है, इन क्वासिसेंट स्टेज में सेल क्या करता है, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेटाबॉलिकली, जैसे पहले मेटाबॉलिकली मतलब जैसे पहले उनके अंदर रिएक्शन हो रही थी जब वो जीवन में थे, एस में थे, G2 में थे, एम में थे, पूरी सेल साइकिल में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। याद रखना, पूरी सेल साइकिल में मेरी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, चाहे वो कोई सा भी स्टेज हो, मेरा जीनोड के अंदर भी मेरा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, है ना। प्रोलिफरेट मतलब डिवीज़न ही होता है, प्रोलिफरेट का मीनिंग लिख लीजिए, डिवीज़न, है ना। कह रहा है कि मेरा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होगा, डिवीज़न नहीं होगा, मतलब प्रोलिफरेट नहीं करेगी, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब कह रहा है कि मेरा यहाँ पे, अब कह रहा है डिपेंडिंग मतलब वो, अब यहाँ पे जब सेल को डिवीज़न नहीं करना होगा या क्या नहीं करेगी, जब वो जीनोड में तब जाएगी, है ना, तब जाएगी जब उसको जो ऑर्गेनिज्म होगा, जिस ऑर्गेनिज्म का सेल है ना, जिस ऑर्गेनिज्म के सेल को अब डिवीज़न नहीं करना है, तो है ना, तो उसको उसके रिक्वायरमेंट पे, मतलब सेल की अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अगर नीड हो गई है कि सेल के अंदर सॉरी यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज़ कोई एनिमल है, कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया, तो उसकी सेल सपोज़ रिपेयर हो चुकी है ना, अब उसके अंदर मेरी नई सेल्स नहीं बननी, मतलब उसको सेल साइकिल नहीं करना है, तो क्या करेगी, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट अब पूरी हो चुकी है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब जो क्या है, वो रिक्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म की पूरी हो गई है, तो क्या नहीं करेगा,
करेगा, मेरा सेल जो होगा आगे प्रोलिफरेट नहीं करेगा, मतलब डिवीजन नहीं करेगा, मतलब वो कहाँ चला जाएगा, जी नॉट में चला जाएगा और मेरा क्या चलेगा, सेल साइकिल से निकल जाएगा। तो वो ये चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब सेल जी नॉट पे तब जाएगा जब वो डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, कि ऑर्गेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट है, कि उसे आगे सेल साइकिल कराना है कि नहीं कराना है ना, मतलब सेल की, ऑर्गेनिज्म की सेल की क्या रिक्वायरमेंट है। कह रहा है जब एनिमल में, कह रहा है हमसे कि इन एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, देखो अभी हम लोग, अब इसके बाद हम लोगों का माइटोटिक डिवीज़न होने वाला है, ठीक है। हम लोगों ने G1 पढ़ लिया, S पढ़ लिया, G2 पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या आएगा, हम लोगों का M फेज़ आएगा। M फेज़ में हम बेसिकली सबसे पहले माइटोटिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है, माइटोटिक पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि जब हम अभी हम इसके बाद जब माइटोटिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इन एनिमल सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन इज़ ओनली सीन, कह रहा है कि जब जो एनिमल सेल होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन देखा जाता है केवल किसमें, इन द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में, है ना। याद रखिए जो मेरा माइटोटिक डिवीजन होता है, अब एक चीज़ आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा, जो मेरा माइटोटिक डिवीजन होता है, एक कंसेप्ट आपको, हमें ये मालूम है कि हम लोग के बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, हर एक सेल्स में डिप्लॉइड, हर एक सेल जो होती है वो डिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अगर वो क्या करेगी, माइटोटिक करेगी, मतलब माइटोटिक का मतलब है कि उसको नई सेल बनानी है, सेल ऑर्गेनिज्म के किसी बॉडी पार्ट में कहीं चोट लग गई है, इंजरी करनी है, ग्रोथ करनी है, तो वो सिमिलर सेल ही बनाएगी, है ना, मतलब वो अपने क्रोमोसोम के नंबर सेम रखेगी, मतलब अगर उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर 46 है तो आगे भी तो वो 46 ही बनाएगी ना, सिमिलर, उसको डिसिमिलर थोड़ी बनाना ना, सिमिलर सेल्स बनाना है, उस जगह को भरना है, रिपेयर करना है, सेल की बॉडी की ग्रोथ करनी है, तो 46 क्रोमोसोम, इसको हम डिनोट करेंगे 2n से, ठीक है, 2n से लिखते हैं, तो 2n का मतलब है 46 क्रोमोसोम। लेकिन अगर उसको क्या करना है, मतलब डिसिमिलर सेल बनाना है, मतलब अपनी सेल से बिल्कुल अलग सेल, वो गैमीट सेल की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्रोमोसोम का नंबर आधा कर देते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम कर देते हैं, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचते हैं। वो मियोसिस वाला प्रोसेस होता है, वो कब होता है, वो जब जाइगोट बनना होता है तब वो चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल से 2 मेन फंक्शन है मेरे, कि एक तो अगर सेल मतलब रिपेयर हो रहा हो, है ना, जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर कोई सेल डेड हो गई तो लीवर सेल या ओरल कैविटी वाला भी हमने बताया था, या ऐसी चीज़ हो रही हो, या फिर क्या करना हो, बॉडी को ग्रोथ करनी हो, ठीक है। तो मेरा माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ देखा जाता है, ओनली सीन इन द डिप्लॉइड, है ना, डिप्लॉइड में मतलब 46 जो ह्यूमन के सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मेरे एनिमल्स हैं, है ना, एनिमल में ह्यूमन भी आ जाएगा, तो इनमें जो मेरे ये बेसिकली इनके अंदर जो मेरा माइटोटिक जो ये M फेज दिखने वाला है, वो कहाँ दिखेगा, डिप्लॉइड, मतलब जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होगा। सोमैटिक का मतलब होता है वो सेल्स जो मेरे जो सेम होते हैं ना, सोमैटिक सेल जो क्या करते हैं, सोमैटिक सेल्स उन्हें कहते हैं जो कि बॉडी ऑर्गन बनाते हैं ना, लिख लीजिए। कह रहे हैं कि सोमैटिक सेल क्या होते हैं, आगे हम लोग गैमीट सेल पढ़ेंगे, गैमीट सेल तो आपको पता चल जाएगा, गैमीट सेल वो होंगे, ठीक है, तो वो 2 टाइप के सेल आएंगे हमारे, एक गैमीट सेल, एक सोमैटिक सेल, ठीक है। एक एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, गैमीट सेल वो होंगे जो मेरे आगे जाइगोट बनाएंगे, ठीक है, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी बनेगा। लेकिन सोमैटिक सेल वो होंगे, है ना, सोमैटिक सेल वो होते हैं जो कि बॉडी ऑर्गन बनाते हैं ना, बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि सोमैटिक सेल है, तो सोमैटिक सेल मेरे सिमिलर टाइप के सेल्स होंगे, और वो आगे जाकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन, है ना, फिर ऑर्गन के मेरे बॉडी पार्ट बनाएंगे, बॉडी के पार्ट बनाते हैं, है ना। सोमैटिक सेल मेरे डिप्लॉइड होते हैं, है ना, इनके अंदर मेरे क्या आ जाएंगे, इनके अंदर जो मेरे, अब देखो सोमैटिक सेल्स के अंदर सेल्स मेरे 2 तरीके के हो जाते हैं, एक मेरा एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है मेरा जर्म सेल। देखो 2 तरीके के मेरे सेल होते हैं, ठीक है, जो मेरे सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक, ठीक है, एक होते हैं जर्म सेल, है ना। सोमैटिक सेल जो होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, और ये बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, ये बॉडी के ऑर्गन फॉर्म करते हैं। जो जर्म सेल होते हैं वो मेरे क्या बनाते हैं, गैमीट फॉर्म करते हैं, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। और सोमैटिक सेल में अभी हमने पढ़ा क्या देखा जाएगा, ओनली माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। जो मेरे जर्म सेल होंगे उनके अंदर मेरा मियोसिस माइटोटिक दोनों देखा जाता है, लेकिन मेरे सोमैटिक सेल में केवल क्या दिखेगा, मेरा माइटोटिक डिवीजन ही देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कह रहा है कि जब मेरा माइटोटिक सोमैटिक सेल्स क्लियर हुआ, डिप्लॉइड समझ में आया कि डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में देखा जाएगा। हाउ एवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एनिमल सेल्स में मेरा जो माइटोटिक जो हम लोग M फेज पढ़ने वाले हैं वो मेरा कहाँ देखा जाएगा, मेरा सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन सा एक्सेप्शन है, जैसे कि मेरे हाउ एवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन को भी मैं एकदम समझा दूँगी जो आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि मेरा कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स,
कह रहा है कि मेरे कुछ ऐसे एक्सेप्शन है कि जहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स में क्या होती है, माइटोसिस होती है ना, डिप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होती है, सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। एग्जांपल में जैसे कि मेल हनी बी है ना, मेल हनी बी मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें जो मेल मधुमक्खियाँ होती हैं वो मेरे ये इस उनके अंदर जो मेरे वो उनके हैप्लॉइड सेल में मेरा माइटोटिक होता है ना। कैसे होता है ये यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे जो मेरा मेल हनी बी होता है, जैसे कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके अंदर एक फ़ीमेल और एक मेल होती है ना, फीमेल मेल होती है। जो फीमेल मेरे में 32 होती है, मतलब वो डिप्लॉयड होती है, लेकिन जो मेरा मेल होता है, मेल को हम वहाँ पे मेल को कहते हैं ड्रॉन है ना, वो मेरा हैप्लॉइड होता है। देखें 16 होते हैं, अगर इनके अंदर डिप्लॉयड केस में क्या होता है 32 होते हैं, लेकिन वैसे होते हैं, वैसे अगर इनका हाफ देखें तो क्या होते हैं मेरे 16 है, ठीक है, आधे होते हैं 16 होते हैं, तो ये हैप्लॉइड सेल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैप्लॉइड सेल के अंदर मेरे क्या हो रही है, माइटोटिक हो रही है। माइटोटिक को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, जब एम फेस पढ़ेंगे माइटोटिक को तो एकदम क्लियर होगा। माइटोटिक मेरा एक रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, वो इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इसमें क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे। 16 अगर हैं तो 16 16 16 16 16 है ना। हम लोगों में 23 23 23 रहेंगे, यहाँ पे कैसे कह रहा है 46 46, मतलब यहाँ पे 16 है, तो मेरा आगे चल कर के भी मेरा क्या हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब यहाँ तक माइटोसिस हुई, फिर माइटोसिस हो गई है ना, तो 2 से फिर 2 से 2 बन गए, 2 से 2 तो टोटल मेरे 4, लेकिन सब में क्या है 16 16 16, मतलब ये सारे मेरे हैप्लॉइड सेल्स बने हैं ना, मतलब एक हैप्लॉइड सेल्स में, मेरे हैप्लॉइड सेल्स में माइटोटिक शुरू हुई थी, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे मेल हनी बी होती है उनके अंदर हैप्लॉइड सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है। एक ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, कौन सा, मेल हनी बी वाला, ठीक है, समझ में आ गया। फिर कह रहा है अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, है ना। ये भी मेरा क्या है ना, कह रहा है मेरा प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड सेल्स एंड द डिप्लॉइड सेल्स, मतलब प्लांट के हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होती है। अब कहेंगे अब ये कैसे पॉसिबल है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होती है, उसका आंसर जो है आगे दिया है। कह रहा है कि जो मेरे जो प्लांट सेल्स होते हैं, मतलब जो प्लांट होते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में मेरा माइटोटिक दिख रहा है। कैसे, कह रहा है कि फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल। अब कह रहा है कि आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स है ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट का मतलब है प्लांट में भिन्नता देखने को मिलती है। अब ये चैप्टर 3 में पढ़ाया जाता है, जो मेरा प्लांट किंगडम है उसमें हम लोग या इस चीज़ को पढ़ते हैं। उसके अंदर ये एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि मेरा गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, है ना, ये दो मेरे जो सेल हैं। अब देखो इसमें गैमेटोफाइट मेरा हैप्लॉइड सेल होता है, ये प्लांट का ही सेल है, लेकिन ये कैसा हैप्लॉइड सेल है, और जो स्पोरोफाइट है ये मेरा कैसा है, डिप्लॉइड सेल है। यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये मेरे कुछ एग्जांपल हो जाएंगे। देन यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीशीज़ एंड द स्टेजेस एट विच द माइटोसिस इज सीन हैप्लॉइड सेल, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई करिए प्लांट स्पीशीज़, प्लांट की कोई ऐसी स्पीशीज़ और स्टेज को जहाँ पे एट विच द माइटोसिस देखने को मिलता है हमें, कहाँ पे, हैप्लॉइड सेल्स में। तो वो कौन सी मेरी सेल्स हो जाती हैं, वो मेरी हो जाती है इन एल्गी के अंदर, है ना। जो एल्गी होती है, यहाँ पे लिख लीजिए कि जो मेरी एल्गी है उनके हैप्लॉइड सेल्स में मेरा माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। एल्गी के हैप्लॉइड सेल्स में मेरा माइटोटिक डिवीजन होता है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट फिर मेरा क्या कह रहा है, अब देखो जो मेरे ये मेल हनी बी थे, ठीक है, मेल हनी बी जो थे, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, उनके जो हैप्लॉइड सेल्स में उनमें कितने जो क्रोमोसोम होते हैं वो 16 क्रोमोसोम होते हैं। डिप्लॉइड सेल में 32 क्रोमोसोम होते हैं, और हैप्लॉइड सेल्स में मेरी माइटोसिस होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेरे देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ देखी है ना, हम लोगों ने G1 पढ़ लिया, S पढ़ लिया, G2 पढ़ लिया। उसके बाद इन तीनों के अलावा भी एक स्टेज होती है जो G0 जिसको कहते हैं, जिसको क्वासेंट स्टेज कहते हैं, मतलब जब मेरी सेल साइकिल नहीं होनी होती, सेल डिवीजन नहीं होनी होती है ना, तो ये सेल मेरी सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है, G0 में चली जाती है। और फिर G0 मेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मतलब वहाँ पे सेल मेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है ना। और क्या कह रहा है यहाँ पे, एनिमल में देखा गया, तो एनिमल में हमें याद रखना है जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो ऑनली कहाँ देखा जाता है, सोमैटिक डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में। लेकिन प्लांट में डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों में देखा जाता है। हैप्लॉइड सेल का एग्जांपल एल्गी हो गया, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मेल हनी बी, तो मेल हनी बी में मेरे जो मेल हनी बी होते हैं उनके हैप्लॉइड सेल्स में माइटोटिक डिवीजन देखा जाता है, ठीक है। ये मेरा क्लियर हो गया पूरा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मेरा पहला कह रहा है कि यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन द अनियन रूट सेल्स, है ना। कह रहा है कि जो आप स्टडीड कह रहा है कि यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल, जो अनियन की रूट टिप सेल्स होती है उनमें आप माइटोसिस देखने को मिलता है।
है ना। कह रहा है जो मेरा अनियन रूट टिप सेल होती है उसमें माइटोसिस कैसे देखने को मिलता है। तो देखो अनियन रूट टिप सेल होती है, ये भी लिख लो, ये मेरा एक इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि जो मेरा अनियन रूट टिप सेल होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कितना होता है, मेरा 16 होता है ना। जो यहाँ पे मेरा जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो भी कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, मेरा जीवन में वो 16 क्रोमोसोम, अनियन रूट टिप सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। क्या रहता है, मेरा सेम रहता है। जीवन में 16 हो गई क्योंकि ये क्या था, माइटोटिक डिवीजन था। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, है ना। क्रोमोसोम का नंबर पूरी सेल साइकिल में सेम रहेगा। जब एम फेज के बाद जब हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे, है ना, क्रोमोसोम का नंबर हमसे पूछ रहा है। तो जीवन में 16 था, अनियन की जो रूट टिप सेल होती है उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एनिमल की जो सेल्स होती है उनमें मेरे 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो मेरे प्लांट में है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो अनियन रूट टिप सेल है उसके अंदर 16 है। तो जीवन में 16 था, एस में आएगा तो 16 होगा, लेकिन डीएनए का कंटेंट खाली डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। G2 में भी 16 हो गया और एम में भी क्या हो गया, मेरा 16 ही क्रोमोसोम, क्योंकि सेल के नंबर, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, अगर डीएनए कंटेंट देखेंगे तो डीएनए कंटेंट क्या होगा, जीवन में अगर 2C था, मतलब जीवन में अगर 16 था तो एस में मेरा 16, एस के बाद कितना हो जाएगा, मेरा एस में आएगा तो डुप्लीकेट होंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो मेरा 16 से क्या हो जाएगा, मेरा मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, 16 ही रहेगा, खाली डीएनए का अगर यहाँ पे 2C था तो यहाँ पे 4C हो जाएगा। वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कह रहा है इट हैज़ द 16 क्रोमोसोम इन द ईच सेल। कह रहा है कि इट हैज़ द 16 क्रोमोसोम इन द ईच सेल, कैन यू टेल हाउ मैनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट अ G1 फेज, आफ्टर एस फेज एंड द एम फेज। ठीक है, तो मैं हमसे कह रहा है कि जो अनियन टिप सेल है उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। तो आप बता दीजिए कि जो G1 में और एस में और एम फेज में क्या कैसा मतलब इनका क्रोमोसोम नंबर रहेगा। तो ये पूरा मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लेकर के कह रहा है यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन द अनियन रूट टिप सेल। जब अनियन की रूट टिप सेल में आप स्टडी करेंगे तो आपको क्या, वहाँ पे जो अनियन की रूट टिप सेल होती है तो वहाँ पे 16 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे हर एक सेल में। फिर कह रहा है कि कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं कि हाउ मैनी क्रोमोसोम, की कितने क्रोमोसोम होंगे विल दिस सेल के अंदर एट जब वो जीवन में जाएगी, आफ्टर दी एस फेज के बाद और एन फेज के बाद। तो देखो हम लोगों को मालूम होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता है। तो मेरा यहाँ पे जो जीवन में भी 16 होगा, एस में भी 16 और G2 में भी 16 और एम में भी 16 होगा। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे। फिर हमसे क्या कह रहा है कि ऑल्सो, और हमें क्या बता रहा है कि ऑल्सो व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट। ठीक है, तो डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल्स एट द G1 आफ्टर एस एंड एट द G2 इफ द कंटेंट आफ्टर एम फेजेस इज 2C, है ना। अगर डीएनए कंटेंट 2C है तो कैसा हो जाएगा, मेरा G2 में, जीवन में 2C है तो फेज एस फेज में मेरा 4C हो जाएगा। ठीक है, और एस फेज के बाद G2 में भी क्या रहेगा, 4C होगा, क्योंकि एस में डबल हो जाता है।